हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहां पे हम इकोनॉमिक्स कंप्लीट इकोनॉमिक्स का डिस्कशन करने बैठे थे। हमने पार्ट वन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट वन कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने काफी टॉपिक्स के बारे में बात किया था। आज हम करने वाले हैं पार्ट टू, जहां पे अगेन हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक है जो सीबीएसई हमें बोलता है कि ये टॉपिक बेटा पढ़ लो तो मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी अगेन पार्ट वन देखिए, फिर पार्ट टू पे आइए, आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड वन मोर थिंग, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक आ रहा है सीबीएसई में, कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब चीजों पे हमने बात किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए, फिर आप इसको देखिए, क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज ले रहा है। ओके, कितना हमें प्रैक्टिस करना है, उसमें से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट टू बाय सौरभ आर्या। नाउ सी, सबसे पहला टॉपिक है अब हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है देखते हैं। देखिए, ये रहा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर आपने देखा होगा कि हम बेसिकली कहीं भी पैसा डालते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। चाहे हम घर खरीद लें, चाहे हम कार खरीद लें, या फिर कोई भी ऐसा एसेट खरीद लेते हैं तो हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, घर खरीदना भी इन्वेस्टमेंट है। तो वैसे ही व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट रेफर टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। जब कैपिटल हमारा इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कैपिटल मतलब क्या है? एसेट ही ना। एसेट जब हमारा इंक्रीज हो जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपके पास एक घर है, मान लेते हैं आपके पास एक घर है, आपने एक और खरीद लिया तो अब आपके पास दो घर हो गए, तो ये क्या है? वन इन्वेस्टमेंट ही तो है। एक पहले से था, एक आपने अभी खरीद दिया, तो वन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपका कैपिटल बढ़ के वन से कितना हो गया? टू हो गया। तो जो कैपिटल इंक्रीज करता है उसी को तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं सर, सिंपल रखते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है? व्हेन द कैपिटल या स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ओके, इसमें आई का डिनोट करता है इन्वेस्टमेंट, के मतलब होता है कैपिटल स्टॉक। ओके, के क्या होता है? कैपिटल स्टॉक। इसी के लिए आई इज इक्वल टू डेल्टा के बोलते हैं। आई इज इक्वल टू डेल्टा के। आई इज इन्वेस्टमेंट, डेल्टा के मींस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक ना, अभी बताया था स्टॉक बढ़ रहा है, चेंज इन स्टॉक। यानी इन्वेस्टमेंट क्या है सर? इन्वेस्टमेंट है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, क्लियर, सिंपल। ठीक है, स्टॉक जितना बढ़ेगा वही इन्वेस्टमेंट है। पहले हमारे पास सर दो घर था, अब हमारे पास 5 घर है। क्यों? क्योंकि हमने 3 घर का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो चेंज इन स्टॉक हो गया ना, पहले 2 था, पिछले साल 2 था, इस साल 5 हो गया, तो चेंज इन स्टॉक, यही तो इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े ना। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमेशा इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी बोलते हैं। कई बार कैपिटल फॉर्मेशन लिखा होता है आपके नेशनल इनकम के क्वेश्चन में और आप सोचते हो ये कौन सा पॉइंट नया आ गया। तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन ही चेंज इन कैपिटल है। ठीक है, जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से, ये वर्ड हो या फिर द स्टॉक ऑफ कैपिटल हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, ये तीनों वर्ड बिल्कुल सेम है। इन तीनों का मतलब इकोनॉमिक्स में सेम है। ठीक है, चलिए यहां पे डेल्टा के मतलब चेंज इन स्टॉक होता है, लिख लेना। ठीक है, चलते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद आते हैं हमारे पास है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपने देखा है वीडियो जिसमें मैंने बात किया था कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें ये तीनों टॉपिक्स लिखे हुए थे। ठीक है, तो बात करते हैं इसके ऊपर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है एंड कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले ग्रॉस और नेट से शुरू करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। इसको रीड करने से पहले एक चीज समझते हैं। ठीक है, एक स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक फोन है। ठीक है, अभी इसको रीड नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी रीड मत कीजिए, पहले स्टोरी को समझिए फिर रीड कीजिएगा। आपके पास एक फोन है, लेट्स सपोज। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए, रेड ले लेते हैं। चलो, आपके पास एक फोन है। ठीक है, अब आपका फोन खराब हो गया। ठीक है, फोन खराब हो गया। आप अपने पापा के पास गए, आपने बोला कि पापा एक नया फोन लेना है, कितने का आ जाएगा? 20,000 रुपए का आ जाएगा। तो आपने बोला 20,000 रुपए दे दो, एक नया फोन लेना है। एक सिंपल सा स्टोरी बता रहा हूं मैं। आपका फोन था एक पुराना, वो खराब हो गया। आपने बोला पापा एक नया फोन लेना है, आप गए पापा के पास, पापा 20,000 रुपए चाहिए। क्यों? क्योंकि नया फोन लेना है। ठीक है, अब जब आप फोन लेने गए, ठीक है,
अब आप जब फोन लेने गए तो आप ओल्ड फोन लेके गए थे, ठीक है, उस दुकान वाले ने पूछा आपसे कि पुराने फोन का क्या हुआ, तो आपने बोला कि ये है, चल नहीं रहा है। उसने बोला 2000 का खर्चा आएगा, ये फोन भी बन जाएगा, ठीक है, 2000 का खर्चा आएगा और ये रिपेयरिंग के अंदर ये फोन भी बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, 2000 रुपए लगाए, पुराना फोन भी ठीक करवा लिया और नया फोन भी ले लिया। तो यानी ओल्ड फोन को आपको बनाने में लगा 2000 रुपए और न्यू फोन आपने खरीदा 20,000 रुपए का, ठीक है, यही हुआ। आप फोन शॉप में गए थे, ओल्ड फोन को 2000 रुपए में बनवा लिया आपने, न्यू फोन में आपको 20,000 रुपए खर्चा आ गया नया फोन खरीदने में। अब जब घर आए तो मैंने आपसे पूछा बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जहां पे ओल्ड प्लस न्यू दोनों का खर्चा लिखा होता है, यानी आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ है 22,000 रुपए, ठीक है, कितना हुआ, 22,000 रुपए, 2000 ओल्ड को बनवाने में और 20,000 नया। ग्रॉस में पुराने आइटम की वैल्यू भी एडेड होती है जो उसके रिपेयरिंग में या डेप्रिसिएशन में लगा है। जबकि न्यू की अगर हम बात करें, नेट की बात करें, नेट इन्वेस्टमेंट कितना होता है, नेट हमेशा सिर्फ और सिर्फ न्यू का होता है, ओल्ड का कभी नहीं होता, यानी 20,000 रुपए। तो यानी सिंपल है, अगर मैंने आपसे पूछा सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है तो 22,000 रुपए, नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है तो 20,000 रुपए। क्यों, क्योंकि ग्रॉस में ओल्ड प्लस न्यू दोनों आता है, जबकि नेट में सिर्फ और सिर्फ न्यू आता है। बस इतना सा कंसेप्ट है, ठीक है। आइए आप समझते हैं इसको, यहां से देखिए, ग्रॉस इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। समझना क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या है, ये वो खर्चा है, ये वो एक्सपेंडिचर है जो प्रोड्यूसर करता है, किस पे, ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट, नया सामान खरीदने के लिए, एज वेल एज उसके अलावा खर्चा करता है ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, यानी कि ओल्ड एसेट, यानी ओल्ड प्लस न्यू, जो भी प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा है ओल्ड प्लस न्यू में वो ग्रॉस है, ठीक है। अब नेट देखते हैं, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट ओनली, न्यू एसेट ओनली, मोर स्पेसिफिकली इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग। देखो ओल्ड को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यू, तो यहां क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यू एसेट। समझ में आया। ग्रॉस क्या है, ग्रॉस में प्रोड्यूसर के खर्चे जो कि ओल्ड प्लस न्यू, न्यू और एग्जिस्टिंग एसेट दोनों में किया जाता है। मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ न्यू एंड ओल्ड बोथ, वो ग्रॉस है। जबकि नेट क्या है, यहां वो खर्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यू एसेट पे होते हैं, ठीक है। उसने बताया भी कि बहुत स्पेसिफिकली कि इसमें ओल्ड वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां सिर्फ और सिर्फ न्यू है। क्लियर है ये बात, सिंपल है ना सर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो होता है जहां पे ओल्ड प्लस न्यू, प्रोड्यूसर का खर्चा ओल्ड प्लस न्यू दोनों पे होता है तो वो ग्रॉस है। अगर सिर्फ न्यू पे होता है तो वो नेट है, ठीक है। इट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बेसिकली इसमें अगर हम रिप्लेस करवाते हैं तो पुराने आइटम का रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट आता है। इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है क्योंकि हमने नया सामान खरीदा है, नया सामान में कौन सा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, समझ रहे हो। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओल्ड है तभी तो डेप्रिसिएशन है, न्यू में कौन सा डेप्रिसिएशन भैया, अभी तो सामान खरीदा है, डेप्रिसिएशन लगा दोगे क्या, नहीं। इट डज नॉट शो नेट एडिशन, ये वाला पॉइंट अभी आप मत करो, ये आगे फिर से आएगा। 2 पॉइंट रखें, ये बहुत 1 मार्कर में आपके साथ आएगा, ठीक है। ये 1 मार्कर में आपके साथ आएगा, 2 पॉइंट रखें, ये पॉइंट आगे एक बारी फिर से आने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सीधे सीधे बात कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू डेल्टा के, ये रहा पेन, आई इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। उसके बाद हम आ गए ग्रॉस और नेट पे। ग्रॉस होता है ओल्ड प्लस न्यू, नेट होता है सिर्फ न्यू, ओके। जब न्यू की सिर्फ वैल्यू हम लेंगे तो वो नेट हो जाता है, ठीक है। आते हैं, अगला है कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। बेसिकली डेप्रिसिएशन होता क्या है, किसी भी चीज की, किसी भी एसेट की जब वैल्यू गिरती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे सिंपल सी चीज है, आपने एक कार खरीदा,
उस कार आपने खरीदा, अब जरूरी थोड़ी आपने 1 साल चला लिया फिर आपने 10 लाख में अगर कार खरीदा था, 10 लाख में अगर आपने कार खरीदा था तो 1 साल बाद वापस से वो 10 लाख का बिक जाएगा? नहीं सर, उसकी वैल्यू गिरती है ना। कोई भी चीज यूज करेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है और उससे उसकी वैल्यू गिरती है। यही तो डेप्रिसिएशन है, बिल्कुल यही है। तो डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ। बेसिकली डेप्रिसिएशन एक अकाउंट है जिसके अंदर सामान जो यूज हो रहा है उस पर जो लॉस हो रहा है उसको लिखा जाता है। कोई भी चीज यूज हो रहा है तो उस पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसकी जो वैल्यू गिर रही है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब सिंपल से शब्दों में डेप्रिसिएशन, किसी भी एसेट्स का वैल्यू को गिरने को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और भैया एसेट बना है तो वैल्यू तो गिरेगी, होगा ना। कुछ भी चीज ले लो आप, घर में कोई ऐसी चीज नहीं हो जिसकी वैल्यू रिमेन है, वैल्यू तो गिरेगी उसकी, ठीक है ना। जैसे बात करते हैं डेप्रिसिएशन कितने तरीके का होता है। 3 तरीके का डेप्रिसिएशन आपको पढ़ना है। नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। समझते हैं क्या है नॉर्मल वियर एंड टियर का, बिल्कुल ध्यान से समझना। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को आप जैसा है वैसा ही इस्तेमाल करोगे तो उसको बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। जैसे मेरा कार है, मैं उस कार को वैसे ही चलाता हूं जिस हिसाब से वो चलाने के लिए बना हुआ है, तब भी तो वैल्यू गिर रही है ना सर। मैं कार को कहीं नहीं ठोका, बिल्कुल रैश ड्राइविंग नहीं करता हूं, बिल्कुल आराम से। जैसे वियर एंड टियर एक फ्रेज है, जिस हिसाब से वो बना है उसी हिसाब से उस कार को मैं चलाता हूं, बट हर साल उसकी वैल्यू तो गिर रही है ना। मैंने कहीं नहीं ठोका, ना कोई पुलिस कंप्लेन है, ना ही किसी को मैंने उड़ा दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वैल्यू गिर रही है। यानी सामान को आप नॉर्मली यूज करोगे तब भी वैल्यू गिरेगी, दैट इज नॉर्मल वियर एंड टियर। सेकंड है एक्सीडेंटल डैमेज। एक्सीडेंटल डैमेज क्या होता है? सर किसी चीज का वैल्यू तब भी गिरता है जब वो किसी एक्सीडेंट में आ जाता है। जैसे अगर आपने कभी कार का इंश्योरेंस करवाया हो या बाइक का इंश्योरेंस करवाया हो तो आपको ध्यान होगा, अगर मेरी 10 लाख की कार है, ठीक है, अगर वो एक्सीडेंट हो गया कहीं, तो अगला जो इंश्योरेंस होगा ना वो 10 लाख के वैल्यूएशन पे होगा ही नहीं, वो हार्डली 6 लाख की वैल्यूएशन पे होगा। तो एक्सीडेंट करने से भी चीजों की वैल्यू गिर जाती है। देखो नॉर्मल यूज करेंगे तो वैल्यू गिर ही रही है, एक्सीडेंट करने से भी उसकी वैल्यू ज्यादा गिर जाती है। कार अगर एक्सीडेंट कर गया है, एक्सीडेंटल कार है, तो फिर उतनी वैल्यूएशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो एक्सीडेंटल डैमेज से भी क्या होता है? लॉस ऑफ फिक्स एसेट होता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अब ये एक अच्छा पॉइंट है, ये अगर आ जाता है तो मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है समझना। ऑब्सोलेंस में बेसिकली मतलब होता है अनहोनी, ठीक है। अब सर एक्सपेक्टेड अनहोनी क्या होता है, आइए इसको इसमें समझते हैं। 2 तरह के ऑब्सोलेंस होते हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। देखो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस वो होता है वैसा अनहोनी जिसको बिजनेसमैन समझता है, अनएक्सपेक्टेड जो कि अनहोनी मतलब बिना सोचे समझे हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना। अब ऐसा कौन सा ऐसा चीज है सर जो हम बिजनेसमैन उम्मीद करके चलता है कि ये चीज तो हो सकता है कभी भी, और क्या अनएक्सपेक्टेड है, समझते हैं एक बारी। आपको याद है बहुत पहले एक फिजिट स्पिनर आया था, फिजिट स्पिनर, ठीक है। क्या था वो? बेसिकली वो एक ट्रेंड था, उस समय कई सारे स्टार्टअप चल गए जिन्होंने फिजिट स्पिनर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने काफी प्रोपेगेंडा फैलाया कि इससे आपका माइंड स्ट्रांग होता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। एक्चुअली में वैसा कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। अब जैसे ही टेक्नोलॉजी और डिमांड चेंज हुआ, उस सारी फिजिट स्पिनर की वैल्यू गिर गई। वो जो बड़ी बड़ी मशीन लगी थी फिजिट स्पिनर बनाने के लिए, सबकी वैल्यूएशन गिर गई। क्यों गिरी? क्योंकि चेंज इन डिमांड और टेक्नोलॉजी हुआ। जैसे ही टेक्नोलॉजी और डिमांड में चेंज हुआ, वैल्यू गिर गई। अब हर बिजनेसमैन को यह सोच के चलना होता है कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कभी भी हो सकता है, कभी भी ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है, कभी भी टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये बात है 2013-14 की, जब एलसीडी टीवी आया था, ठीक है। एलसीडी टीवी आया था, ध्यान से समझना। तो मैं गया एलसीडी टीवी मैंने खरीदा, 90,000 का एलसीडी टीवी खरीदा मैंने उस टाइम पे, ठीक है। 90,000 एक अच्छा अमाउंट होता है, 2013 अप्रॉक्स की बात है, ठीक है। एलसीडी टीवी मैंने परचेज किया 90,000 रुपीज का। उसके कुछ महीने बाद, मुश्किल से 3-4 महीने बाद एलईडी टीवी लॉन्च हो गया।
आज जो आप घर में यूज करते हो एलईडी टीवी होता है, ठीक है। एलसीडी पतला होता था, सबसे पहले पतला वही आया था, फिर एलईडी आ गया जो और पतला टीवी हो गया। अब जब एलईडी टीवी आया तो जो मेरा ये एलसीडी का 90,000 का था, मैं इसको अगर बेचना चाह रहा था, मैं सोचा कि एलसीडी को बेच के एलईडी ले लेता हूं। तो मैं बेचने गया तो मुझे कोई भी 15,000 रुपए भी देने को तैयार नहीं था। आप समझना, मैंने खरीदा था 90,000 का, 6 महीने के अंदर मुझे 15,000 उसकी वैल्यूएशन नहीं मिल रही थी। ऐसा क्यों हुआ सर कि आपने 90,000, इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन तो नहीं लगना चाहिए था ना। फिर ये कैसे हुआ कि 90,000 का एलसीडी टीवी आपका 15,000 का भी नहीं बिक रहा है? क्यों? क्योंकि मार्केट में एलईडी आ चुका है, ठीक है। तो ये जो मेरी वैल्यूएशन गिरी, ये जो 90,000 का 15,000 हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया था, टेक्नोलॉजी बदल गया, और टेक्नोलॉजी बदलने से भी एसेट्स की वैल्यू गिरती है। उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। टेक्नोलॉजी बदलता है, जैसे पहले आता था, आपको याद होगा, कैमरेज आते थे, फिल्म वाले कैमरे जिसमें फिल्म लगती थी और फिर आप कैमरा क्लिक करते थे। अब उसका डिजिटल आ गया, डिजिटल आ गई तो फिल्म वाले की डिमांड गिर गई ना। जो कंपनियां फिल्म बना रही थी वो कंपनी तो बंद हो गई ना। तो दैट इज व्हाट चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? जहां पे चीजों की वैल्यू गिरती है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिरती है ड्यू टू चेंज इन डिमांड और टेक्नोलॉजी। डिमांड और टेक्नोलॉजी, जब किसी चीज की वैल्यू गिरती है, जैसे 90 से 15 हुआ, क्यों? क्योंकि डिमांड और टेक्नोलॉजी दोनों ही बदल गया था। जबकि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? ये बेसिकली डेप्रिसिएशन नहीं है, ये वो होता है जहां पे वैल्यू गिरती है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। यानी कि आपने देखा हो OMG मूवी, उसमें क्या होता है, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो अब एग्जाम का टाइम है, देखना मत गलती से भी। बेसिकली उसमें क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है और उसकी दुकान गिर जाती है, ठीक है। तो दुकान पूरी ढह गई तो वैल्यू तो गिरी ना, दुकान की वैल्यू गिर गई क्योंकि ढह गई, पूरा सामान अंदर का मशीन टूट गया। जैसे मेरा मशीन रखा हुआ था, वो अर्थक्वेक आया, मशीन धरती खुली और मेरे मशीन अंदर गिर गया और धरती बंद हो गई, तो मेरी मशीन की वैल्यू तो गिर गई ना। तो वो क्या है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, जो नेचुरल कैलामिटीज या फिर इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से आता है। अब ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, यहां लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन नहीं है। ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड अगर 1 मार्कर में आ जाता है, विच वन इज द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ही डेप्रिसिएशन का पार्ट है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होगा तो हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो हम बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं, हम बनाते हैं ना, अकाउंट्स में सीखा होगा आपने, उस फंड से पैसे निकाल के उसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। जबकि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होगा तो आपको याद हो OMG मूवी, उसके अंदर क्या हुआ था? इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। अगर मेरी धरती फटा और मेरे मशीन अंदर गिर गया और धरती बंद हो गई, तो जो लॉस हुआ है वो कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है? तो ये था एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आई वांट, ये डिजिटल पढ़ाने का सबसे बेनिफिट ये है कि आप बार बार मुझे रिपीट करवा सकते हो एक ही कंसेप्ट को। जैसे पहले हम बोलते थे ना कि तुम हमसे 100 बार पूछोगे, हम आपको 100 बार बताएंगे। अब आपको 100 बार पूछना नहीं है, सिर्फ ऐसे पकड़ना है, उसको बैक कर देना है, तो बैक करके आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए मैं चलता हूं अगले कंसेप्ट के ऊपर। दूसरा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। ये डिफरेंस मैंने अलग से लिख लिया है आपके लिए, देखना एक बारी, आपको अच्छा लगेगा। ये एक बारी मैंने पेपर में देखा था, ज्यादा बारी तो नहीं देखा है, बट ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली देखा था। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये वर्ड आपने अगर नेशनल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व किया तो बहुत बार दिखा होगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सर फिक्स कैपिटल तो मशीन होता है ना, उसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं? बेसिकली हम कंज्यूम नहीं करेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब ही डेप्रिसिएशन होता है। ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल को खा तो सकते नहीं है, अब कार रखा हुआ उसको खाएंगे तो नहीं, लैंड रखा हुआ उसको रोज खाएंगे तो नहीं, कंजम्पशन तो कर नहीं सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? कार चला रहे हैं तो उसकी वैल्यू गिर रही है, इसी बात को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और कैपिटल लॉस मतलब होता है किसी भी वजह से हमारे एसेट की वैल्यू गिर जानी। देखो
तो आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन हो सकता है कंटिन्यूसली एसेट को यूज करने से उसका जो वैल्यू गिरता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। इट रेफर टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट while they are being continuously used in the process of production। हम कोई चीज बनाने के लिए उसको कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं तो जो उसकी वैल्यू गिर रही है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। कैपिटल लॉस क्या? इट रेफर टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट while they are not in use। बेसिकली कैपिटल लॉस वो है जहां पे हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको लेकिन फिर भी वैल्यू गिर गई, जैसे धरती फटा, गिर गया, बंद हो गया, तो क्या वैल्यू, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन 3 वजह से होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ध्यान है, कैपिटल लॉस क्यों होता है? नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, फॉल इन मार्केट वैल्यू, इकोनॉमिक रिसेशन। याद है जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस था, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये वही है कैपिटल लॉस, ठीक है। यहां जब डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन ये नॉर्मल वियर एंड टियर हो, एक्सीडेंटल डैमेज हो, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इन तीनों में पैसा कहां से मैनेज किया जाता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से, जबकि इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको क्लियर होगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से जरा पढ़ लेंगे आप, ठीक है। लिखने की भी जरूर कॉपी में कोशिश कीजिएगा, अगर आप लिखोगे तो आपको ज्यादा चीजें याद रहेगी, लेकिन मेरे स्लाइड से देख के कॉपी नहीं करना है। आप देख लो, एक कंसेप्ट को पढ़ लो, फिर फोन को साइड रखो, फिर खुद से लिखने की कोशिश करो। अगर आपने ये किया ना, मैं श्योरिटी देता हूं आप 85 तक तो टच करोगे, अगर आप पूरा लिख पा रहे हो तो, ठीक है। चलो, अगला है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक फ्लो क्या होता है? स्टॉक मतलब ठहरा हुआ पानी, एक बाल्टी में पानी है वो स्टॉक है। फ्लो मतलब होता है बहता हुआ पानी जो कि बह रहा है, ठीक है, ये क्या है? फ्लो। समझना, स्टॉक मीन्स ठहरा हुआ पानी, फ्लो मीन्स बहता हुआ पानी, ठीक है। पता नहीं ऐसे होता है कुछ, बहता हुआ पानी, ठीक है। स्टॉक और फ्लो, स्टॉक ठहरा हुआ पानी, फ्लो बहता हुआ पानी। अब मैंने आपको बोला कि मुझे बताओ इसके अंदर कितना पानी है इस बकेट में अंदर, तो आप बोलोगे ये तो आसान काम है ना सर, आपने जल्दी से लीटर वाला वो लेके आए मापने वाला, आपने मापा कि कितना लीटर पानी है, आपने बता दिया। तो सर इसको पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है क्या? पॉइंट ऑफ टाइम पे? यस सर, पॉसिबल है ना। अभी अभी तो मेजर करके बता दिया ना बकेट में कितना पानी है। मैंने बोला मुझे जानना है सुबह के 9 बजे कितना पानी था बकेट में, आपने बोला लो सर बता दिया, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करना पॉसिबल है। एक बकेट में पानी है, उसको माप लो, मिल गया आंसर। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर लेंगे, रात के 9 बजे, सुबह के 9 बजे, 12 बजे, 1 बजे, किसी भी टाइम बता देंगे। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि मुझे बताओ एग्जैक्टली 9 बजे कितना पानी बह गया, बता दोगे क्या? नहीं सर, कैसे बताएंगे, पानी बह रहा है ना, ऐसे थोड़ा बोलेंगे 9 बजे अरे अभी 1 लीटर बह गया, 2 लीटर बह गया, ऐसा नहीं। जब पानी बह रहा है तो हम कभी भी नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट पॉइंट पे कितना पानी बह गया। हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए टाइम पीरियड, मतलब 1 घंटे में 1000 लीटर पानी बह जाता है, ठीक है। जैसे हमने नल चलाया, ठीक है, तो हमने नहीं बोला ना ये देखो अभी 2 लीटर पानी गिर गया, अभी 3 लीटर पानी गिर गया, ऐसे नहीं होता है। 1 घंटे में ये नल 5 लीटर पानी दे देता है या फिर 10 लीटर पानी गिरा देता है, तो वो फ्लो है जहां हमें पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे जिसमें भी आप देखो पर आवर, पर मिनट, पर किलोमीटर, जहां ये पर वाला साइन लग जाता है ऐसे, तो वो क्या हो जाता है? पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है फर्क? स्टॉक किसी भी पॉइंट पे टाइम पे मेजर करना पॉसिबल है, फ्लो को पीरियड, एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए। और इसी बात को पढ़ते हैं, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक रेफर टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। स्टॉक क्या है? जिसको पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है, जबकि फ्लो रेफर टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, यानी कि टाइम ड्यूरेशन चाहिए पूरा, ठीक है ना। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशन, स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं है, जिस पॉइंट पे बोलोगे उसी पॉइंट पे मेजर कर देंगे, ठीक है। फ्लो इज टाइम डायमेंशनल, टाइम डायमेंशन मींस पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, ठीक है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कितना कमा लेते हो रात के 8 बजे, क्या बोलोगे? रात के 8 बजे? पता नहीं, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे गलत सवाल पूछ रहे हो सर आप। ये पूछो कि महीने में कितना कमा लेते हो,
रात के 8 बजे सुबह के 9 बजे ऐसे पूछोगे कैसे बता पाएंगे? ये बोलोगे ना, या एक दिन में कितना कमा लेते हो, एक हफ्ते में कितना कमा लेते हो, या एक महीने में कितना कमा लेते हो, या एक साल में कितना कमा लेते हो। तो वो क्या है, जहां पे एक साल, एक महीना, एक दिन आ गया, वो फ्लो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम डायमेंशन आ गया। ठीक है, तो सैलरी भी क्या है, फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक नहीं है। ठीक है, स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो, द ग्रेटर द स्टॉक द कैपिटल ग्रेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये बेसिकली बहुत अच्छा पॉइंट है नहीं, तो आई डोंट वांट यू, आप रीड कर सकते हो। बेसिकली यही है, जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतना ज़्यादा फ्लो बढ़ेगा, जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा स्टॉक बढ़ेगा। अच्छा पॉइंट नहीं है, इसीलिए मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा। और क्योंकि स्टॉक फ्लो 1 या 2 मार्क्स में ही आता है, तो आपके लिए 2 पॉइंट, या फिर एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। चलो 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। स्टॉक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? कह सकते हैं कैश इन बैंक, कैश इन बैंक लिख देता हूं यहाँ पे स्टॉक, और यहाँ पे फ्लो। कैश इन बैंक क्या स्टॉक है, फ्लो है? सर बैंक में कितना पैसा रखा है अभी बता सकता हूँ, किसी भी पॉइंट पे बता सकता हूँ, तो क्या स्टॉक कंसेप्ट नहीं है? है ना? ठीक है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सर ये तो फ्लो हो गया ना, कैसे बताऊं कि अभी भी कितना खर्चा करती? ये होगा ना कि एक महीने में कितना उड़ा लेता हूँ, एक दिन में कितना उड़ा लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट में कितना पैसा उड़ा लेता हूँ। एक्सपेंडिचर ऑन मंथ, ठीक है, जो हमारा खर्चा होता है, जो आप अकाउंट्स में खर्चे निकालते हो, साल भर का खर्चा होता है ना बेटा। ठीक है, और चलो बात करते हैं, एक अच्छा है जो शायद सीबीएसई ने पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू आगरा। दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस, ये स्टॉक है, फ्लो है? सर ये स्टॉक है ना, क्योंकि दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस तो फिक्स है ना। रात के 2 बजे भी उठा के मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा ना दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस कितना है, गूगल मैप ऑन किया बता दिया। ठीक है ना, स्पीड, कार स्पीड फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। अब एक कार से मैं दिल्ली से आगरा जा रहा हूं, ठीक है, तो अब आपने पूछा कि अरे बताओ बताओ अभी भी स्पीड कितना हो गया, तो मैं बोलूंगा ना अभी जो स्पीड चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। जैसे किसी ने पूछा कि सर कितना स्पीड चल रहा है, तो मैंने मीटर में देखा तो क्या दिखा रहा था, पर आवर ही तो दिखा रहा था कि आप चल रहे हो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। दैट इज जहां पे प्रति आवर आ गया वो क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है, सैलरी जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप और भी एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो। एग्जामिनेशन में अगर कोई नया कोई एग्जाम्पल आ भी गया तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि क्या आप उसको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बता पा रहे हो। अगर हाँ तो वो स्टॉक है, अगर आपको टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ रही है तो वो फ्लो है। ठीक है ना, 2 सेक्टर इकोनॉमी, पहले आपका 4 सेक्टर इकोनॉमी आता था, अब 2 सेक्टर इकोनॉमी आता है। आइए समझते हैं क्या है ये 2 सेक्टर इकोनॉमी। सिर्फ प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के बीच में, चलो मैं दोनों का कर लेता हूं, यहां पे प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। पहले मैं करवा रहा हूं रियल फ्लो, देन आता है मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या फर्क है समझना। रियल फ्लो वो है जहां पे पैसे का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। देखो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में बहुत सारी चीजें एक्सचेंज होती है। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को देता है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को देता है। 2 सेक्टर है तो 2 ही रहेंगे, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड। जब 4 सेक्टर होता था तो गवर्नमेंट और बीओपी भी होता था, अब सिर्फ प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड है। ठीक है, अब देखो जैसे रियल फ्लो मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड क्या देता है प्रोड्यूसर को, हाउस होल्ड लैंड, लेबर और कैपिटल ये देता है। अब जो बिजनेसमैन आया है इंडिया में वो अपना जमीन, अपना लोग सब लेके तो नहीं आएगा ना, वो तो इंडिया का ही यूज करेगा। तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल। बिजनेसमैन आया इंडिया में, जैसे मैं दिल्ली में बिजनेस करने आया तो मैं अपना ज़मीन लेके तो नहीं आया था यहाँ पे, ना ही लेबर लेके आया था। ठीक है, मैंने यहीं पे सभी चीज़ें जनरेट की। तो कहाँ से लिया मैंने, हाउस होल्ड, यहीं के दिल्ली के हाउस होल्ड से लैंड लिया, लेबर लिया, रेंट किया। ठीक है, और इसके बदले में देखो, इसके बदले में प्रोड्यूसर क्या देता है इसको, गुड्स एंड सर्विस बना के देता है।
अब देखो ये रियल फ्लो है। क्यों है सर ये रियल फ्लो, समझना। ये रियल फ्लो है क्योंकि देखो आप इसमें कहीं भी पैसे की बात नहीं हुई है, यहाँ सिर्फ आइटम्स की, चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। अब इसी को अगर डिफरेंस करते हैं इसमें, देखो जैसे हाउस होल्ड ने लेबर को दिया लैंड लेबर कैपिटल, तो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देगा, लैंड के बदले में रेंट देगा, लेबर के बदले में सैलरी या वेजेस देगा, कैपिटल के बदले में प्रॉफिट का हिस्सा देगा। यहां क्या है, हर चीज पैसे से आ गया, रेंट भी पैसा होगा, सैलरी भी पैसा होगा, वेजेस भी पैसा होगा, प्रॉफिट भी पैसा होगा, इसी के लिए इसको मनी फ्लो बोलते हैं। और हाउस होल्ड क्या देगा प्रोड्यूसर को, क्योंकि देखो प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विस दिया था, तो हाउस होल्ड क्या देगा, प्राइस पे करेगा। जैसे मैंने कुछ चीज खरीदा तो उसका प्राइस तो पे करूंगा ना, दैट इज व्हाट हाउस होल्ड दे रहा है प्रोड्यूसर को। तो देखो ये चारों मिला के एक चीज है, लेकिन अलग अलग कर देंगे तो एक रियल फ्लो बन जाता है, एक मनी फ्लो। रियल फ्लो मनी फ्लो क्या है, रियल फ्लो क्या है, जहां पे पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है। मनी फ्लो वो है जहां पैसे का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। यहां पे हाउस होल्ड दे रहा है लैंड लेबर कैपिटल, और बदले में क्या ले रहा है, गुड्स एंड सर्विस। यहां पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर दे रहा है रेंट सैलरी वेजेस प्रॉफिट, और बदले में क्या ले रहा है, प्राइस, ठीक है। ये दोनों कंबाइंड होके भी बन सकता है, ठीक है, और अलग अलग। बेसिकली आपसे अगर सीधे पूछा व्हाट इज टू सेक्टर इकोनॉमी, तो आप दोनों को कंबाइंड करके बनाओगे, ठीक है। कैसे, देख ही लो, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर ने, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को क्या दिया, सर लैंड लेबर एंड कैपिटल। बदले में प्रोड्यूसर ने क्या दिया इसको, लैंड लेबर कैपिटल के बदले में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी और वेजेस, ये सारी चीज दिया। फिर प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को क्या दिया, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को दिया गुड्स एंड सर्विस, हाउस होल्ड ने उसके बदले में क्या दिया, प्राइस पे किया। तो ये पूरा है टू सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन टू सेक्टर इकोनॉमी से ज्यादा पूछा जाता है रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है। तो हमने इसमें से दो दो अलग कर दिए, तो रियल फ्लो अलग बन गया, मनी फ्लो अलग बन गया। होपफुली आपको फिर से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, बैक कीजिए और देख लीजिए फिर से, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या टॉपिक आपको ध्यान रखना है, देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाता है, नहीं क्रॉस करता है, ये सारे कंसेप्ट करवा चुका हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड भी हम पढ़ चुके हैं डिटेल में कि कैपिटल गुड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए थे मैंने वीडियो नंबर 1 में। फिर कंपोनेंट क्या था, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बेसिकली एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके बारे में हमने बात किया था। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है अभी आज हमने बात किया। स्टॉक फ्लो क्या होता है, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो, ये सब क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये पढ़ा हमने। 1-2 टॉपिक रह गया, डेप्रिसिएशन पढ़ा हमने आज, ठीक है। डेप्रिसिएशन 3 था, नॉर्मल वियर एंड टीयर, नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये 3 टॉपिक हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन के बाद एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को अलग से पढ़ा। ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ा है, तो इतना होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। पढ़ते रहिए अच्छे से, एक अच्छा मार्क्स, डिजर्विंग मार्क्स लेके आइए। टिल देन बाय, बेसिकली टेक केयर।